बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले की जो वीडियोस है उनमें मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लो, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी एंड आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्लेन कर दिया था और न्यूमेरिकल भी करा दिए थे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो है, इसके आगे स्यूडो लगा हुआ है तो इसका मीनिंग तो यहीं से समझ में आ गया कि यानी कि कोई भी रिएक्शन एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। ठीक है, बट कुछ कंडीशंस के अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है, इसीलिए उन रिएक्शंस को आप क्या बोलोगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख दी है, फिर एग्जाम्पल कराती हूँ। Reactions which are not truly of first order but under certain conditions becomes first order are called pseudo first order reaction। अब ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस है जिनको आप pseudo first order reaction बोलेंगे, तो देखो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसका वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है, इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5COOCH3। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, तो क्या बनेगा इसमें, देखो CH3COO नेगेटिव और ये पॉजिटिव, H इसके पास चला जाएगा, OH इसके पास चला जाएगा, यानी बनेगा क्या, CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये तो आप सभी को पता भी है। अब अगर इस रिएक्शन में हम देखें तो एक्चुअल में अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखें अकॉर्डिंग टू रेट लो, तो वो क्या होगा, K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट नहीं, रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, K कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, ऐसे लिख दो चाहे, है ना, एक ही बात है, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ H2O, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 प्लस 1 करोगे तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आना चाहिए, है ना। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो जो आपका मेन रिएक्टेंट होगा, दैट मीन्स इथाइल एसीटेट, सिर्फ उसी पर ही डिपेंड करती है, वाटर की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए हम इसको ऐसे ना लिख के क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस टाइप से लिखा जाएगा, इसीलिए इसको हम किस में काउंट करके चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। ठीक है, समझ आ गया। तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में वाटर को आप नहीं लोगे क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन वाटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है या कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड जो आता है वो आता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, बच्चों बायोमोलिक्यूल्स के अंदर मैंने कराया हुआ है कि केन शुगर क्या होती है। केन शुगर मतलब सुक्रोज। ठीक है, एंड सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसमें भी हमें क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है, और जैसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे जो सुक्रोज है वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, अब इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों बोला, क्योंकि बच्चों जो सुक्रोज होता है ना, ये सुक्रोज है। ठीक है, मैं नेम लिख देती हूँ, ये सुक्रोज है, केन शुगर है हमारी। ठीक है, और ये ग्लूकोज बना और नीचे वाला फ्रक्टोज बना, नेक्स्ट वाला। ठीक है, ओके, तो जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। ठीक है, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेवोरोटेटरी आपको कराए हुए हैं कि कैसे बताते हैं। ये क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बट फ्रक्टोज क्या होता है, लेवोरोटेटरी, यानी कि फ्रक्टोज की वजह से, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो यही बनता है, तो फ्रक्टोज की वजह से जो सुक्रोज होता है उसमें क्या हो जाता है, इन्वर्जन, उसका कॉन्बिनेशन डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, चेंज होकर लेवोरोटेटरी में हो जाता है। ठीक है,
इसीलिए इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोला जाता है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो किस पर डिपेंड करेगी, सुक्रोज पर, ना कि वाटर मॉलिक्यूल पर। इसीलिए इसको भी हम किस में काउंट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसके बाद इन दोनों में हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने निकाला था ना के रेट कांस्टेंट, वो हमने निकाला था 2.303 डिवाइडेड बाय टी, फिर लॉग, फिर हमने लिखा इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो हमें वही चीज इसके लिए भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, उसी फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज को। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्टली बच्चों हम देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट को एस्टर भी बोलते हैं, इसलिए मैं ओनली एस्टर लिख रही हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस होती है वो अभी अभी मैंने बताया, CH3 CH3 ये था एस्टर। एंड जब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर आप लिखते हो एसिटिक एसिड एंड साथ में आप क्या लिखते हो, एल्कोहल। अब यहाँ पर जो एसिड की अमाउंट बनी है वो कैसे बनी है, इन दोनों की रिएक्शन से, और साथ में बच्चों इसमें हमें ऐड करना होता है NaOH, ठीक है। NaOH की वजह से ही रिएक्शन प्रोसीड होती है, अदरवाइज नहीं होती। अब यहाँ पर जो NaOH है उसकी वॉल्यूम देखनी है हम, कि उसकी वॉल्यूम हम कितनी रखते हैं तब जाके एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। साथ में ये हमारा एल्कोहल तो रहेगा ही। तो स्टार्टिंग में हम मान के चलते हैं कि जो NaOH है इसकी वॉल्यूम है V0, ठीक है। और अभी तक जो अमाउंट बना क्या, CH3COOH का अमाउंट बना, वो अभी सपोज स्टार्टिंग में नहीं बना है, ठीक है। जब हमने वॉल्यूम एट टाइम t, जब हमने वॉल्यूम देखा, अभी टाइम क्या है, स्टार्टिंग टाइम है, तो अभी ये नहीं बना है, हमने स्टार्टिंग में लिया ही है, बस इसको इसमें डाला ही है, ठीक है। और जब हम एट टाइम t देखते हैं तो इसकी वॉल्यूम सपोज Vt बची है, तो इसकी जो अमाउंट बनी वो कितनी बनी, x बनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक बार साइड में लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम करने क्या वाले हैं। k इज इक्वल टू हमने लिखा था 2.303 डिवाइडेड बाय t लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल थी a माइनस एक्स, या AT भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी कौन सी होगी और फाइनल कंसंट्रेशन हमारी कौन सी होगी, हमें वो देखनी है। अब सपोज हम क्या कह रहे हैं कि इसकी x बनी है, तो x वैल्यू कितनी आई, x वैल्यू हमारे पास कितनी आई, तो हम कहेंगे x वैल्यू कितनी आई, Vt माइनस V0, ये हमारे पास x वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए डालते रहते हैं, मतलब टाइम जो है वो हमने इन्फिनिटी कर दिया, इन्फिनिटी कर दोगे तो कितना आ जाएगा, V इंफिनिटी, ठीक है, वॉल्यूम। और यहाँ पर क्या बना, x बना। अब ये x कितना बना, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, x है क्या, अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है। तो x कितना बना अभी हमारा, V इंफिनिटी माइनस V0, इनिशियल माइनस कर दो, ठीक है। तो आपके पास अमाउंट ऑफ x आ गई। अब x आ गई तो आप ये भी निकाल सकते हो, है ना, a माइनस एक्स। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो हमारी इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन है वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब टाइम आपने इंफिनिटी किया तो हमारे पास जो x बना वो क्या बना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड, है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड बना ये। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्चुअल में इस पर डिपेंड कर रहा है, जितनी हम एस्टर की कंसंट्रेशन लेंगे तभी तो मैक्सिमम अमाउंट में एसिड की फॉर्मेशन होगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, हम बोल सकते हैं ना। और इनिशियल कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं A इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, V इंफिनिटी माइनस V0, ठीक है, आ गया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि A माइनस एक्स क्या होगा, तो A माइनस एक्स हम कैसे निकालेंगे, सिंपल, हमारे पास x की दो वैल्यूज है, ठीक है।
माइनस कर दो, अपने आप आ जाएगा। तो ए हमारे पास आया वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट, ठीक है, माइनस कर दो और फिर क्या आ जाएगा, वी टी माइनस वी नॉट। क्लियर, माइनस माइनस का साइन प्लस, सॉरी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि प्लस की वैल्यू माइनस के साथ कैंसिल, तो हमारे पास a माइनस एक्स की वैल्यू क्या बचेगी, v इंफिनिटी माइनस v t, हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो k इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2.303 डिवाइडेड बाय t log v इंफिनिटी माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय v इंफिनिटी माइनस वी टी। तो हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला आया वो किसके लिए आया है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। यानी कि जब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, ठीक है। आपको वहां पर NaOH की वॉल्यूम मिलेगी, वो आप कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे कि जो वाटर यूज में हुआ, ठीक है, वो कितनी अमाउंट में यूज है, इसकी कंसंट्रेशन भी पूछ ली जाती है। तो अभी तो देखो यहाँ पर तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आप क्या करोगे, आप वॉल्यूम देखोगे NaOH की क्या क्या दी हुई है, ठीक है, उसमें इनिशियल एट टाइम t और इंफिनिटी टाइम के लिए जो वॉल्यूम है वो आप यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व कर दोगे और टाइम आपके पास मिलेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अगर आपके पास में कंसंट्रेशन ऑफ H2O पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ H2O निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। ये रेट कांस्टेंट है और ये ये कांस्टेंट वैल्यू है वाटर के लिए, तो वाटर के लिए कांस्टेंट वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी और ये आपको निकालना है, ठीक है। ये आप कैसे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन भी मिलेगी, फाइनल कंसंट्रेशन भी मिलेगी और टाइम भी मिलेगा, ठीक है। और फिर उससे एवरेज के निकाल के आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगी। कंसंट्रेशन ऑफ H2O निकालना है तो कैसे निकालोगे, रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट ऑफ द वाटर, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल लोगे। क्लियर, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता भी देती हूँ कि किस टाइप से आता है और आपको कैसे करना है। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखे, यहाँ पर सिर्फ मैंने टाइम 20 का ही लिखा है, बाकी और मैंने लिए नहीं क्योंकि और में भी सेम ही होना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर t टाइम दिया हुआ है और यहाँ NaOH यूज्ड दिया हुआ है, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज में लोगे। क्लियर, अब इसमें क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर टाइम और यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, v इंफिनिटी और v इनिशियल सेम रहेगा। देखो वॉल्यूम ऑफ इंफिनिटी हमारे पास कितना है और वॉल्यूम ऑफ इनिशियल कितना है, इनिशियल ये रहा स्टार्टिंग में टाइम जब 0 था 20.24, ठीक है, एंड v इंफिनिटी भी आपको मिलेगा 43.95। अब हमारे पास बचता है टाइम, तो देखो यहाँ पर अगर t आप 20 ले रहे हो ना, तो जो vt है वो कितना हो जाएगा, 20 पर कितनी वॉल्यूम है, 21.73। तो हमारे पास देखो तीनों वैल्यूज आ गई है, तीनों वैल्यूज यहाँ पर हमें चाहिए, हम यहाँ पर पुट कर देंगे और t जो है वो हमारा क्या रहेगा, 20 सेकेंड्स ले लो, 20 मिनट्स में है तो मिनट्स ले लो, सेकेंड है तो सेकेंड में ले लो और फिर इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो इजी है, वैल्यू ही आपको डायरेक्ट पुट करनी है। अब अगर मैंने आपसे ये बोला होता कि यहाँ पर NaOH नहीं आया, टाइम दिया हुआ है सपोज 0, ठीक है, और आपको दिया हुआ है सपोज 20 ही दिया हुआ है और इंफिनिटी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर आपको कंसेंट्रेशन मिलेगी, इसकी कंसेंट्रेशन मिलेगी, यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ना इथाइल एसीटेट उसकी, ठीक है। कंसेंट्रेशन सपोज इसकी पहले थी 0.85, अब जैसे जैसे एसिड बनेगा इसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी ना, सपोज अब इसकी कंसेंट्रेशन बच गई 0.7, फिर इंफिनिटी पे सपोज इसकी बच गई 0.08, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, और सपोज आपको ये कह दिया कि कंसेंट्रेशन ऑफ H2 आपको निकालना है, तो पहले आप क्या करोगे, कंसेंट्रेशन वाली जो टर्म है ना ये वाला उठा लोगे आप, ठीक है। इनिशियल कंसेंट्रेशन आप लोगे 0.85, क्लियर। एट टाइम t इसकी कंसेंट्रेशन, इसमें इंफिनिटी तक तो दिया हुआ नहीं रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम पीरियड आपको मिलेगा, वो आपको रखना है, ठीक है। अच्छा,
20 पे क्या रहेगा 0.7 रहेगी। तो आप क्या करोगे a माइनस एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 0.7। कब? जब टाइम यहाँ पर क्या हो जाए 20। तो यहाँ 20 पुट करोगे, यहाँ पर 0.7 पुट करोगे, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास k की वैल्यू आ गई। क्लियर? उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम पे चलोगे कि सपोज यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम दिया हुआ है, इन्फिनिटीज में नहीं दिया हुआ था जब वाटर की कंसेंट्रेशन निकालते, सपोज 30 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर t 30 रखोगे, 0.08 रखोगे, यहाँ a माइनस एक्स की जगह इनिशियल सेम रहेगी क्योंकि स्टार्टिंग में दी हुई है, उसको सॉल्व कर लोगे। फिर आप दोनों k की वैल्यू से एवरेज वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, नियर बाय सेम ही आती है। और जब फिर आप निकाल लोगे तो उसको आपको यहाँ पुट करना है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगी। सपोज मैंने 0.5 दे दी, ठीक है, तो यहाँ 0.5 पुट कर देना और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ पुट कर देना। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतने टफ नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कंप्लीट हो गया, अब सेकंड करते हैं। देखो बच्चों जो नेक्स्ट आता है वो मैंने आपको बताया था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर या सुक्रोज, ठीक है, ये बताया था। इसके लिए हमें निकालना है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, रोटेशन देखते हैं, ठीक है, रोटेशन कितनी हुई है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें रोटेशन देखनी है कि सपोज इनिशियल जब t 0 था तो इसकी जो रोटेशन थी r नोट थी, ठीक है। उसके बाद एट टाइम t इसकी रोटेशन क्या हो गई rt हो गई, एंड इंफिनिटी टाइमिंग में क्या हो गई है इसकी रोटेशन, सपोज r इंफिनिटी हो गई है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमें रोटेशन देखना है क्योंकि इन्वर्जन ही तो हो रहा है, रोटेशन ही तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी बताता है, तो हमें यहाँ पर रोटेशन देखना है ओनली, इसलिए रोटेशन को r इनिशियल है तो r नोट, एट टाइम t rt, इंफिनिटी टाइम के लिए r इंफिनिटी हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हमें रिएक्शन लिखी थी क्या, C12H22O11 प्लस H2O इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था फिर C6H12O6 प्लस C6H12O6, यही लिखा था, ठीक है। अब इसके लिए हमें निकालना है, तो स्टार्टिंग में जो रोटेशन थी वो क्या थी r नोट थी, जब टाइम t था सॉरी 0 था तो रोटेशन क्या थी r नोट थी, जब टाइम t हो गया तो रोटेशन क्या हो गई rt हो गई, है ना। और जब रोटेशन चेंज हुई तो कितनी रोटेशन चेंज हुई, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो इसमें से ग्लूकोज की तो सेम है बट जो सुक्रोज है उसमें रोटेशन ज्यादा चेंज किस में हो रही है, फ्रक्टोज में, क्योंकि वो लेबोरेटरी में हो गया, तो रोटेशन करते हुए जाएगा तभी तो लेबोरेटरी में चेंज होगा। तो यहाँ पर जो फ्रक्टोज है इसमें कितनी रोटेशन हुई, तो ये जो रोटेशन होगी फ्रक्टोज की वो कितनी होगी r नोट माइनस RT, ठीक है, हमने ये माना। अब जब टाइम हमने इंफिनिटी कर दिया तो क्या आई रोटेशन r इंफिनिटी, तो इसका मतलब जो फाइनल होगी, फाइनल रोटेशन मतलब अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सुक्रोज फ्रक्टोज के अंदर, ग्लूकोज तो बन ही गया, उसमें रोटेशन नहीं हुई, फ्रक्टोज में रोटेशन हुई, तो उसमें रोटेशन कितनी हुई r इंफिनिटी सॉरी r नोट माइनस r इंफिनिटी, ठीक है। वो हम देख लेंगे कितना रोटेट कर रहा है इनिशियल से, तो हमें ये इनिशियल पहले लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ गया। तो अब फाइनल हमारे पास ये बन गया ना, तो ये किसकी वजह से बना है, इसकी वजह से, इसमें रोटेशन हुई तभी तो ये फ्रक्टोज बना, है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो इनिशियल कंसेंट्रेशन होगी A वो क्या होगी r नोट माइनस r इंफिनिटी, और a माइनस एक्स निकालोगे तो ये हमारा x मानकर चल रहे हैं हम, a हमारे पास है तो हम लिखेंगे r नोट माइनस r इंफिनिटी, माइनस करके लिख दो r नोट माइनस RT, ठीक है, माइनस ये तो है r नोट माइनस r इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस r नोट प्लस RT, ठीक है। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ पर बचा क्या r इंफिनिटी और RT, तो RT प्लस का RT पहले लिख दो माइनस r इंफिनिटी लिख दो, ठीक है, ये r आएगा ना, r b नहीं आएगा r आएगा, ठीक है। तो ये हमारी a माइनस एक्स आ गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t लॉग
अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी, आप लिख दो आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, फाइनल हमारे पास क्या है आर टी माइनस आर इंफिनिटी, तो आप लिख दो आर टी माइनस आर इंफिनिटी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है, किसके लिए, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज के लिए रेट कांस्टेंट निकालने का। तो इसमें भी सेम क्या रहेगा, टाइम मिलेगी आपको 0, फिर 1, फिर 2, फिर इंफिनिटी तक, और फिर रोटेशन की आपको नीचे मिलेगी सीरीज। आपको रोटेशन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वहाँ टाइम लिखना अलग अलग, और रोटेशन चेंज हो रही है किस पे, आर टी की, क्योंकि आर नॉट और आर इनिशियल की जो इंफिनिटी की है ये सेम मिलेगी, बट चेंज क्या हो रही है आर टी की, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है तब। ठीक है, वैल्यू पुट करना और आंसर निकाल देना। तो अगर आपको फर्स्ट समझ आ गया तो ये सेकंड भी कर लोगे। क्लियर है, तो ये हो गया कंप्लीट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसके बेस पे मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करा दिए। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट बच्चों आता है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में रेडिएशंस को रिलीज करते हैं या एमिट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडिएशंस को एमिट करते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव डीके। क्लियर है, तो हम ये मान के चल रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ हैं क्या, ऑलमोस्ट ही होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, वही तो अल्फा बीटा गामा रेज क्या करते हैं, एमिट करते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होंगे, सपोज ये कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और ये अपने आप से क्या कर रहा है, रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, अल्फा बीटा गामा इस टाइप से रिलीज करते जा रहा है। ठीक है, तो मोस्टली तो क्या होता है कि एक ही टाइप की रेडिएशन एमिट होती है, तो अभी मैंने तीनों ही लिख दी ताकि आपको ध्यान रहे कौन कौन सी रिलीज होती है। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स कम होते चले जाते हैं। ठीक है, इसमें सपोज बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है ना, तो नंबर ऑफ एटम क्या हो गया, इसमें कम हो गया है। तो इनिशियल नंबर ऑफ एटम सपोज हम ले रहे हैं कि n है नॉट, ठीक है, और फाइनल ये हमारे पास क्या आ गया, इनिशियल कंसेंट्रेशन आ गई। ठीक है, और सॉरी कंसेंट्रेशन ही नंबर ऑफ एटम, फाइनल कब होगी, आफ्टर द एमिट रेडिएशन जो फाइनल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सपोज मैंने लिख दिया n से ओनली। ठीक है, तो इसके लिए हम रेट कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही इजी है। रेट ऑफ रिएक्शन का आपको फॉर्मूला पता ही है ना, फर्स्ट ऑर्डर में हमने निकाला था, उसी में ही हमें क्या करना है, इनिशियल कंसेंट्रेशन की जगह इनिशियल नंबर ऑफ एटम लिखने हैं, फाइनल कंसेंट्रेशन की जगह फाइनल नंबर ऑफ एटम लिखने हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग इनिशियल नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय फाइनल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, अब सपोज मैंने कोई क्वेश्चन दिया कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि 1 ग्राम था और वो डीके होता जा रहा है, और अब सपोज उसकी अमाउंट बची है 0.25 ग्राम। ठीक है, तो हम मान के ये चलते हैं कि इनिशियल जो है वो हमारे पास 1 है और फाइनल जो हमारे पास है वो 0.25 है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम n नॉट मान लेंगे, इसको हम n मान लेंगे, ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, टाइम आपको मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, और हम रेट कांस्टेंट आराम से निकाल लेंगे। क्लियर, तो ये था रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अब जल्दी से हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बच्चों इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, देखो हम क्या कहते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट है, सपोज हम कह रहे हैं कि ए और बी रिएक्ट करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो ए और बी हमारे जो दो रिएक्टेंट है वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा।
तो हम ये कहते हैं कि जो इनके बीच में रिएक्टेंट्स के बीच में कॉलिजन होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, उसे इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें एनर्जी देनी होती है, तब जाके वो प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कोलाइड्स तो करते हैं बट वो इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होता है। उसे इफेक्टिव कॉलिजन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, एक बर्तन लिया, उसमें चाय बनाने के लिए हमने दूध डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, अदरक डाल दी और शुगर ऐड कर दी। अब क्या आप गैस ऑन करे बगैर आप चाय बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। अब आपने क्या किया, गैस ऑन की। ठीक है, जैसे ही गैस ऑन किया कलर थोड़ा थोड़ा मिल्क का चेंज होने लग जाता है ना, क्योंकि जो आपने चाय पत्ती डाली है उसका कलर थोड़ा थोड़ा आने लग जाता है। आपने क्या किया, उसी टाइम उसको बंद कर दिया, किसको, गैस को। अब गैस फ्लेम को बंद करने के बाद क्या आपकी चाय बन गई? अभी नहीं बनी ना। इसका मतलब जब रिएक्शन शुरू हुई, कोलिजन शुरू हुआ, कलर चेंज हुआ तो कोलिजन शुरू हो गया था। तो उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कोलिजन स्टार्ट करने के लिए, तो वो तो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, बट थ्रेशोल्ड एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती है किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या करते हो आप, थ्रेशोल्ड एनर्जी के अमाउंट में ही थोड़ी सी और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि हमने थोड़ी देर और गैस ऑन रख लिया तो उबाल आ जाता और चाय बन जाती। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के अमाउंट के बराबर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द इफेक्टिव कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट, उसी को आप क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसमें मैं लिखते जा रही हूँ, आप साथ साथ लिखते रहना ताकि आपको पता रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक्टिवेशन एनर्जी में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप लिखोगे रिएक्टेंट्स आर collide with each other but collision are not effective to produce new substance। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर इफेक्टिव कोलिजन एनर्जी of reactant must higher than particular value, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एनर्जी हमें थोड़ी सी ज्यादा देनी है पर्टिकुलर वैल्यू से, तब जाके इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो हम क्या कहेंगे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कोलिजन of reactant is called threshold frequency या एनर्जी। ठीक है, आप बोल सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। अब आपने कॉलिजन स्टार्ट करा दिया, ए और बी रिएक्ट करना शुरू कर रहे हैं बट प्रोडक्ट अभी भी नहीं बना है। आपको इफेक्टिव कॉलिजन, एक होता है कॉलिजन और एक होता है इफेक्टिव कॉलिजन, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो इफेक्टिव कॉलिजन के लिए आप क्या करोगे, एनर्जी प्रोवाइड कराओगे।
तो हम ये कहेंगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इफेक्टिव कॉलिजन लिखना है, इफेक्टिव कॉलिजन विच इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एनर्जी है, ध्यान रखना। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कॉलिजन विच इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ बनाकर बताती हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि यहाँ पर आपको लिखना क्या है, देन उसके बाद मैं ग्राफ बता देती हूँ कि कैसे आपको प्लॉट करना है। देखो बच्चों, जब हमने एक रिएक्शन की, सपोज मैं यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी लिख रही हूँ इसके, ताकि आप इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो बॉन्ड्स हैं, ये वाले बॉन्ड, ये क्या होंगे, ब्रेक होंगे। जब ब्रेक होंगे तभी तो ए और बी के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो सपोज ए और ए के बीच में बॉन्ड क्या होने वाला है, ब्रेक, और बी और बी के बीच में भी बॉन्ड क्या होने वाला है, ब्रेक, और ए और बी के बीच में बनने वाला है। तो ये वाली जब स्टेट आती है तो इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक हुआ और बॉन्ड की मेकिंग हुई, तो यहाँ पर एनर्जी जो रिक्वायर्ड हुई उसको आप एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर लेकर चल सकते हो। तो फाइनल फिर क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और ट्रांजिशन स्टेट जो बनी उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होगा, जल्दी से बॉन्ड जो ब्रेक होने हैं वो ब्रेक हो जाएगा, और जिसकी मेकिंग होनी है वो मेकिंग हो जाएगी। तो ए और बी के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ए और बी के बन जाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे H2I2 है, कंबाइंड होके हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेता है। तो इसमें क्या होता है कि हम ये कह रहे हैं स्टार्टिंग में, सपोज ये हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है इधर, ठीक है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं एनर्जी। सपोज रिएक्टेंट है हमारे पास ये, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, ए और बी हमारे रिएक्टेंट है, और इसमें क्या कर रहे हैं, एनर्जी ब्रेक हो रही है, सॉरी बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, इतना हुआ बस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था कि गैस हमने ऑफ कर दी, तो क्या चाय बन गई, नहीं। गैस जब हम दोबारा ऑन करेंगे तो एक उबाल आता है, तो आ क्या मैक्सिमम तक जाएगा, है ना। उसके बाद फिर क्या होने लग जाता है, इसका मतलब प्रोडक्ट बन गया है, तो यहाँ पर एनर्जी फिर डिक्रीज होने लग जाती है, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पर जो इतनी ज्यादा एनर्जी आपने दी, यहाँ से लेके, ये सपोज एनर्जी बैरियर है रिएक्टेंट का, तो इस वाली एनर्जी को ही आप क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम EA से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो हायर पीक आई हमारे पास, ये किसकी आई है, ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन स्टेट बन चुका था, तो ये है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, क्लियर है, और यहाँ हमारा बन गया प्रोडक्ट। क्लियर, तो देखो रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी और प्रोडक्ट की यहाँ पर है, तो इतनी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिखा उसमें एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आई होगी कि क्या है। क्लियर, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हो गई है कंप्लीट। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉरी कैटलिस्ट क्या है। हम कहते हैं ना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाती है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट डाल रहे हैं। तो अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आई ना, तो आप वो दोनों इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम में आते भी हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।